स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकॉम विद अंशिका। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अकेला एक्ट था जो बिजनेस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बना था और इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था और कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई एक्ट नहीं था जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर सके। तो इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए एक और एक्ट आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 1930 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, तो इसमें से कुछ पार्ट अलग निकाल कर, यानी कि इसमें से कुछ पार्ट अलग निकाल दिया जिसमें से इसका बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। तो इसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए, पार्टनरशिप रूल्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए एक एक्ट आया, पार्टनरशिप एक्ट, जो कि 1932 में रिलीज हुआ। इतना तो समझ आ गया होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ 1 सितंबर 1872 को और उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक अकेला एक्ट था जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करता था, तो इसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो अलग अलग से डिफाइन नहीं हो पा रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो गई थी, तो इसमें से भी कुछ पार्ट अलग निकाल दिया पार्टनरशिप रूल्स का। इसका भी इससे क्या हुआ, इससे इसका थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस हो गया। पार्टनरशिप रूल्स को अलग निकाल दिया, उसको पार्टनरशिप एक्ट में डाल दिया और पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1932 में। अब हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टी के बीच में कोई परफॉर्मेंस के ऊपर डिफाइन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए बोलता है कि मेरी कार खरीद लो 50,000 में, उसने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट करा और दोनों के बीच में पैसों का लेन देन हुआ। बी ने ए को पैसे दिए और ए ने बी को कार दी, तो ये हुआ कंसिडरेशन। इससे ये बना एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है मैंने आपको पहले बताया था। एक एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कोई भी प्रॉमिस कब फॉर्म हो जाता है? प्रॉमिस कैसे फॉर्म हो जाता है? जब कोई किसी को ऑफर देता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है। ए ने बी को बोला मेरी कार ले लो, तो बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट करा, तो इन दोनों के बीच में प्रॉमिस फॉर्म हो गया। तो एग्रीमेंट क्या कहता है? कोई भी प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा हो दो लोगों के बीच में, तो उसे कहते हैं एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म करे दो लोगों के बीच में, उसे कहेंगे एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस नहीं होता, यहाँ कंसिडरेशन होता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है और उसके बाद पैसों का लेन देन हो जाता है, तो कंसिडरेशन बोलते हैं पैसों के लेन देन को। एग्रीमेंट कैसे बनता है? कोई भी प्रॉमिस हो, उसके साथ कंसिडरेशन फॉर्म हो जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है कोई भी प्रपोजल या ऑफर। अगर कोई किसी को ऑफर देता है और दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पे प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? अब यहाँ तक पहले बना प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस फॉर्म हुआ, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन फॉर्म हुई, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन फॉर्म हुई, तो एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, एग्रीमेंट देखेंगे हम कि वो लीगल है कि नहीं, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है कि नहीं। अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज वो सिर्फ एग्रीमेंट तक रह जाएगा। अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ हुआ तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट तक रह जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन बनता है, टिक मार्क में आता है ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स का होता है।
कॉन्सेसिस एड आइटम। कॉन्सेसिस एड आइटम क्या होता है? कॉन्सेसिस एड आइटम होता है जब दो लोग सेम सेंस में सोच रहे हो और एक ही टाइम पर एक ही बात के बारे में सोच रहे हो। जब दो लोग एक टाइम पर एक ही बात के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि ए है, बी है। ए बोलता है बी को मेरा घर ले लो, तो बी सोचता है उस बारे में, बी सोचता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेसिस एड आइटम। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होनी चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये 10 चीज़ें हैं जो देखी जानी चाहिए। अगर आपने ये 10 चीज़ क्लियर हो गई तो आपको पता चल जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करा होना चाहिए। ऑफर को एक्सेप्ट करा होना चाहिए। प्रॉमिस बिल्ड होगा तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन होगी तभी तो एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट बनेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट बनेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो मस्ट है, ये होना ही चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब जो दो पार्टीज है ना, जो दोनों पार्टीज है उनकी ना इंटेंशन होनी चाहिए कि एग्रीमेंट बन जाएगा ना तो हम उसको लीगल करेंगे। हमें ना एग्रीमेंट को लीगल करवाना है, ये उनकी इंटेंशन होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल चीज़ के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, ये दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब ए ने बी को कार के लिए 50,000 रुपये दिए। अब जो लॉफुल कंसिडरेशन कहते हैं ना, इसको लॉफुल कंसिडरेशन क्या है कि जो पैसे चार्ज हुए हैं ना वो जायज़ होने चाहिए। वो लॉ के मुताबिक जायज़ पैसे चार्ज होने चाहिए। अब देखो, मैंने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी, मैंने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी और सामने वाला दुकानदार कह रहा है 100 रुपये दे दो। ये जायज़ थोड़ी हुआ, ये जायज़ नहीं है। तो जायज़ कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में सिर्फ वही चीज़ लिखी जानी चाहिए जो दोनों पार्टी करने में सहमत हो, जो दोनों पार्टी कर सके। ऐसा कोई काम ना हो कि दोनों पार्टी ना कर सके। ठीक है। फ्री कंसेंट। दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए। कंसेंट मतलब सहमति, दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक एग्रीमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में सारे ऑब्जेक्ट माने मांगे, सारी मांगे जायज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 रुपये की चॉकलेट के लिए 100 रुपये चार्ज नहीं कर सकते, ऐसी सारी मांगे जायज़ होनी चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जो एग्रीमेंट बना है वो राइटिंग में होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। एग्रीमेंट जो भी बना है वो राइटिंग में होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होना चाहिए। सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है, कितने टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कौन कौन से काम हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में वो काम मेंशन होने चाहिए जो वो कर सकते हैं या उन्होंने करे हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड मतलब जो लॉ में नहीं लिखा, जो गैर कानूनी है, वो नहीं होना। सम एक्सेप्शनल केसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो लॉ में बिल्कुल जायज़ नहीं है।
तो अब ये तो हो गए एसेंशियल एलिमेंट्स। ये एक कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक चीज़ें जो होनी ही चाहिए। अब देखते हैं कितने काइंड्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 3 काइंड्स के कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उन 3 तरीके में भी अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, यानी कि लॉ के तौर पे। अब देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी में भी 2 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनफोर्सिबल बाय लॉ, जो लॉ में लिखा हो, हाँ, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स, जो अभी मैंने 10 आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे, वो सब पूरे हो रहे हो और वो लॉ के मुताबिक बने गए हो, वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉ में मना करे गए हैं, कि लॉ में लिखा है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। लॉ में लिखा हुआ है साफ साफ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अब पता करते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं बन सकते। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइड इन दिस कंडीशन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खारिज करा जा सकता है इन 2 कंडीशंस में। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप हटा सकते हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएगा अगर आप इन 2 कंडीशंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है तो। अब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है। बिकम वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है। एक इंसान है, वो मर चुका है और मैंने उस इंसान के ऊपर दूसरे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट किया कि है ना, अभी ये इंसान उठेगा और भागने लग जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल हुआ ना, वो इंसान मर चुका है, वो कैसे भाग सकता है। तो यही होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो बिल्कुल, वो उस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मरा हुआ इंसान उठ के भाग कैसे सकता है, तो यही होती है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और सब्सिक्वेंट इनलीगैलिटी क्या होता है। सब्सिक्वेंट इनलीगैलिटी होता है जैसे कि स्मगलर वगैरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, स्मगलर वगैरह के साथ डील करना, ये सब इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इनलीगैलिटी। जो कि इनलीगल है हमारे देश में, वो सब सब्सिक्वेंट इनलीगैलिटी में आता है। तो ये होते हैं 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबिलिटी पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, बनाने के तरीके पे कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनते हैं। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्पोकन या रिटन बनता हो, या तो लिखित में हो या फिर आपने बोल दिया वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। व्हेन बोथ द ऑफर्स एंड the acceptance constituting to an agreement enforceable at the law are made otherwise than in words, by act and conduct by parts। तो implied contract वो होते हैं जिन्हें बनाने के बारे में सोचा नहीं जाता, वो एक्सीडेंटली ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप किसी बस स्टैंड से या ट्रेन से उतरते हो, वहाँ पे कूली मिलता है। कूली आपका सामान लेकर जाता है और जहाँ पे जाना होता है वहाँ बस स्टैंड के पास या कहीं पे भी ले जाके बस स्टैंड के पास, टैक्सी के पास आपको छोड़ देता है। आपको उसके लिए पे करना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एक्सीडेंटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं या सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी हो जाता है। अब कूली लेकर गया सामान, उसने जगह पर रख दिया, अब वो उसने मुझे एक मेरे डेस्टिनेशन तक या मेरी कार तक या मेरी बस तक मुझे पहुंचाया, तो मुझे उसके लिए पे करना ही होगा।
अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि लास्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर बने। तो ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, when both the parties into contract completely performance their share and obligation also called unilateral contract। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने सामान भी ले लिया और पैसे भी दे दिए। सपोज इसे कार चाहिए थी, इसने इसको कार दी, इसने इसको कार के बदले पैसे दे दिए। या फिर इसके अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा, एक ए ने बी को कार तो दे दी, लेकिन बी ने बोला कि इस कार के पैसे अमाउंट नेक्स्ट मंथ ले लेना, नेक्स्ट मंथ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में। इनको यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। और सेकंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टीज में कोई भी लेन देन नहीं हुआ होता है। ए बोलता है, ना ए ने बी को कार दी है, ना बी ने ए को पेमेंट करी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जब कॉन्ट्रैक्ट्स तो बन जाता है लेकिन पेमेंट नहीं होती, कंसिडरेशन नहीं होती इन दोनों के बीच में, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इनको बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। आज के वीडियो में हमने पढ़ा नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।